नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष। श्रोताओं, नई शिक्षा नीति को लागू हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। श्रोताओं, ये जो नई शिक्षा नीति है, इसे यानी कि शिक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, समावेशी बनाने के लिए और भविष्य के लिए तैयार करने की सोच के साथ ही बनाया गया। इस नीति से क्या कुछ बदलाव आया है हमारे शिक्षा तंत्र में और अभी क्या कुछ करने की जरूरत है, इसी विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ और शिक्षाविद, राजस्थान विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर और महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल श्री गजेंद्र पाल सिंह जी। सर नमस्कार, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, नई शिक्षा नीति 2020 बहुत ही विशद विषय है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर नई शिक्षा नीति क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पुरानी एक कहावत है कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा पे कब्जा कर लो। अगर शिक्षा बदल जाएगी तो अपने आप देश गुलाम हो जाएगा। तो शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है और अभी तक जो शिक्षा नीति चलती आ रही है जो पुरानी, और ये तीसरी शिक्षा नीति है 2020 में, वो भारत केंद्रित शिक्षा नीति है, जो किस तरीके से कि भारतीयता लाई जा सके शिक्षा नीति में, उसको केंद्रित करते हुए शिक्षा नीति बनाई हुई है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा बोला जाता है, और उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा नीति में बदलाव हो, और वो सारे बदलाव इस शिक्षा नीति में किए गए हैं ताकि आने वाले समय में दोबारा हम अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ चुके हैं। वो शिक्षा नीति है। सर, अभी आपने कहा कि भारतीय मूल्यों से प्रेरित और भारतीय मूल्यों से ही विकसित जो नीति तैयार की गई है वो नई शिक्षा नीति है। तो सर, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं? मैं आपको बता दूं, यूजीसी ने भी अभी ये किया है कि अपने सारे जितने भी पाठ्यक्रम है उनमें इंडियन नॉलेज सिस्टम का एडिशन किया है, और इसके लिए अलग से एक बैठक बुलाई गई, सबको किया गया है और वो सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है वैल्यू एडेड कोर्सेज। तो वैल्यू एडेड का मतलब ये है कि आप कैसे अपनी वैल्यूज को इम्प्रूव कर सके, कि ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान ले लिया और किताबी ज्ञान लेने के बाद आप पढ़ गए और पढ़ने के बाद आपने डिग्री ले ली, और लेकिन जब मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीयता लाने के लिए, संस्कृति की तरफ जाने के लिए, जड़ों की तरफ लौटने के लिए ये सब आवश्यक है, तो कुछ कोर्सेज ऐसे ऐड किए गए हैं जिनकी वजह से कि वो उन चीजों का अध्ययन कर सके और बच्चों में ये विकसित हो सके। सर, नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है उसके साथ ही इसमें कौशल विकास पर बहुत ज्यादा जोर है। तो आप ये बताइए कि आप कौशल विकास को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, आप एक कोर्स ऐड किया जिसको कौशल विकास आप करें, स्किल एनहांसमेंट कोर्स जी। और स्किल एनहांसमेंट कोर्स में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे बच्चे टेक्निकली स्ट्रांग हो सके। ऐसा नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान ले लिया और किताबी ज्ञान लेके डिग्री लेके चले गए और उनके कहीं वो नहीं। इसके लिए इन्होंने एक ऐड किया है जिसका कुल मुझे लगता है 10 क्रेडिट स्कोर है, जो कि पूरे 4 ईयर डिग्री में उसके जो होता है उसमें 10 क्रेडिट स्कोर है, और 10 क्रेडिट स्कोर में टोटल कौशल विकास के बहुत सारे कोर्सेज हैं, और वो कोर्सेज ऐड किए गए हैं ताकि स्टूडेंट उनका अध्ययन कर सके और वो ट्रेंड हो सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है वो ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, अगर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट उनके साथ एमओयू करती है और बच्चे उनके साथ ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद वो क्रेडिट स्कोर वो उनके द्वारा प्रदान किया जाए, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा और वो आगे चल के सक्षम हो सकेंगे कि उनको कंपनी भी हो सकता है कि उनको जॉब प्रदान कर सके। हाँ, यानी कि जो मार्केट है रोजगार का उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें बिल्कुल वही सारे कोर्सेज है जिससे कि उनको ट्रेंड किया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिया जा सके। तो यानी सिर्फ बात कौशल विकास की ही नहीं है, वो कोर्सेज उनके लिए रोजगार परक भी साबित बिल्कुल। सर, अभी हमने बात की, ये तो जिन बच्चों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है और वो रोजगार के लिए तैयार हो चुके हैं और रोजगार के मार्केट में एंटर होने जा रहे हैं उनके लिए, लेकिन क्या ये नई शिक्षा नीति सभी उम्र के छात्र छात्राओं के लिए समान रूप से फायदेमंद है? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि पहले जो डिग्री दी जाती थी वो 4 ईयर डिग्री या 3 ईयर डिग्री है, अगर बच्चा बीच में ड्रॉप कर देता है किसी कारणवश तो वो डिग्री उसकी अमान्य हो जाती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में एक उन्होंने व्यवस्था रखी है कि फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन में अगर वो फर्स्ट ईयर के बाद वो कहता है कि मुझे ड्रॉप करना है, वो जाना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक इंटर्नशिप करनी होगी 120 आवर्स की, और 120 आवर्स की इंटर्नशिप करने के बाद वो एग्जिट कर सकता है, और एग्जिट करने के बाद उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा।
कुल मिलाकर ये नई शिक्षा नीति बहुआयामी नहीं है, लचीली भी। और अगर वो सेकंड ईयर के बाद एग्जिट करना चाहता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद एग्जिट करना चाहता है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर के बाद जाता है तो उसको ऑनर्स। तो आप जितना टाइम आप शिक्षा में देंगे उसका कहीं ना कहीं वैल्यू है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप कर देता है, सेकंड ईयर के बाद ड्रॉप करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को 7 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इससे बच्चा आसानी से, अगर किसी कारणवश अगर वो नहीं कंटिन्यू कर पाता है तो कुछ समय बाद पुनः वो प्रवेश लेने के बाद कंटिन्यू कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी दी हुई है। सर, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो नई शिक्षा नीति के तहत खेल आधारित, गतिविधि आधारित और उनकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत अलग अलग पहलू शामिल किए गए हैं। तो सर, इसके साथ ही आपको ये लगता है कि स्थानीय भाषाओं को भी अहमियत दी गई है? मैं आपको फिर बता दूं कि अभी फिर यही चल रहा है कि ज्यादातर सभी पुस्तकें हिंदी में, जैसे इवन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ भी हिंदी की बुक कंपल्सरी। जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है सब में हिंदी कंपल्सरी है। जितनी भी पाठ्यक्रम होगा वो पुस्तक होगी उसमें हिंदी। अभी भी जितने भी सिलेबस बन रहे हैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी कंपल्सरी है। तो हिंदी को बढ़ावा देना ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से कि सभी विद्यार्थी, ऐसा नहीं है पहले मेडिकल कॉलेज में गया बच्चा या इंजीनियरिंग कॉलेज में गया इंग्लिश की बुक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उसको पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम दोनों उपलब्ध होंगे। यानी कि कोर्सेज चाहे टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, लेकिन मातृभाषा में वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सर, ये तो स्टूडेंट्स की बात हुई। क्या नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के लिए भी कोई नई पहल की गई है? नहीं, शिक्षकों के लिए पहल क्या है कि वो जो पुराना जो ट्रेंड है वो बदला है। पहले एनुअल स्कीम ज्यादातर होती थी, तो ज्यादातर कॉलेजेस, स्कूल्स में एनुअल स्कीम, लेकिन अब वो सेमेस्टर स्कीम में कन्वर्ट हो गया है। तो एग्जामिनेशन हर 6 महीने में कराना और उसके साथ साथ बीच में कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो कि पहले कंटिन्यूअस असेसमेंट जैसा कोई प्रावधान नहीं था, तो कंटिन्यूअस असेसमेंट कराना और उनके मार्क्स को ऐड करना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो शिक्षकों के लिए थोड़ा सा परिवर्तन है, पैटर्न में चेंज है, और इसके साथ साथ वो जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है उसमें थोड़ा परिवर्तन है। तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षकों को भी थोड़ा परिवर्तन किया। कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई अलग से टीचर्स के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी दी गई। सर, अभी आपने बात कही सतत मूल्यांकन की, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट की, तो ये क्या वर्ष पर्यंत चलता है? नहीं, मैं आपको बता दूं कि एक सेमेस्टर में सामान्यतः 2 बार सतत मूल्यांकन किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने रेशो रखा है 60-40 कि 40% टोटल उसका तो कंटिन्यूअस असेसमेंट और 60% मेन एग्जामिनेशन, इस रेशो में उसको किया है। लेकिन यूनिवर्सिटीज ने अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज किए हैं। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो 80-20 का रेशो रखा है, 20 कंटिन्यूअस असेसमेंट और 80 मेन एग्जाम है। तो वो सारी व्यवस्था जो है रखी है, लेकिन अभी वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी शिक्षा नीति को चालू है 4 से 5 साल हुए, अभी समय लगेगा। अभी 5 साल में मान के चलता हूं और लगेंगे, जिससे कि वो बिल्कुल ट्रैक पे आ सके। लेकिन धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ रहे हैं और सतत मूल्यांकन के मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन अभी बच्चे थोड़ा सा सतत मूल्यांकन को समझने भी उनको परेशानी हो रही है, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समय के साथ सॉल्व हो जाएंगे। सर, जहाँ तक अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हर बच्चे की अपनी एक विशिष्ट प्रतिभा होती है, रचनात्मकता होती है, उसकी एक सोच होती है। तो इस स्वतंत्र सोच को और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भी कोई प्रोविजन रखा गया है नई शिक्षा नीति में? जैसा कि बताया है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के रूप में म्यूजिक ऑप्ट कर सकता है। ये फैसिलिटी, और उसके टोटल 12 क्रेडिट है, मतलब उसको 3 पेपर 4-4 क्रेडिट के क्वालिफाई करने होंगे। तो डेफिनेटली ये बच्चा अगर जिस भी फील्ड में, और वो थोड़ा उससे इतर कहीं जाके अगर वो पढ़ना चाहता है तो पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है, वो उस सब्जेक्ट को ले सकता है और उस सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकता है और उसके डेफिनेटली अपना जो उसका जो इंटरेस्ट है वो उससे अचीव कर सकता है। यानी एक बच्चे के सामने अब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि वो अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन और बहुत से परमिटेशन कॉम्बिनेशंस भी संभव हो पाएंगे। लेकिन सर, अगर जमीनी स्तर की बात करें तो कोई आर्ट कॉलेज है या साइंस कॉलेज है या कॉमर्स कॉलेज है, तो फिर इसे धरातल पर कैसे उतारा जाएगा? आने वाले समय में निश्चित रूप से सारे कॉलेजेस को मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा, क्योंकि एमडीसी कोर्सेज जितने भी है उनमें बच्चे के लिए खुला है, स्वतंत्र है कि वो कोई भी सब्जेक्ट जो है एमडीसी के रूप में ले सकता है। मान लो वो साइंस का स्टूडेंट है या बायो का या मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है और वो म्यूजिक में जाना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसके लिए कॉलेज में वो सारे सब्जेक्ट होना आवश्यक है। धीरे धीरे मुझे लगता है परिवर्तन होगा और आने वाले समय में सभी कॉलेजेस
मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो जाएंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। सर, चर्चा की शुरुआत में आपने बात की थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा। सर, अगर हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात करें तो हमारे यहाँ प्राचीन ज्ञान परंपरा की जो अवधारणाएं हैं उन्हें पुनः स्थापित करने में ये नई शिक्षा नीति किस प्रकार से सहायक सिद्ध होगी? मैं पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा का एडिशन पाठ्यक्रम में करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा कि आप अपनी जो मातृभाषा है उसमें, क्योंकि बहुत सारे देशों में आप देखें लेकिन अब यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रत्येक पाठ्यक्रम को मातृभाषा में भी बनाना, सभी, और पुस्तक भी लगभग सबकी तैयार है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी भी कुछ ऐसे शिक्षा समूह जिन्होंने की हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात की है और लगभग 3 लाख पुस्तकें मातृभाषा में हर एक सब्जेक्ट की उसका मिशन बनाया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 3 लाख पुस्तकें मातृभाषा में प्रकाशित होंगी। और क्या सर अब ये संभव हो पाएगा कि एक ही विद्यार्थी जो है एक ही समय में एक से ज्यादा डिग्री कर सके? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बिल्कुल एक साथ 2 पैरेलल डिग्री कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट नहीं किया है। आने वाले समय में अडॉप्ट की जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि एक समय में 2 डिग्री ले सकता है। और सर, इसमें तकनीकी शिक्षा को और जो नए नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं जो आज के समय के, यानी कि हम डेवलपिंग सब्जेक्ट्स कह सकते हैं या भविष्य की डिमांड कह सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स को, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हेल्थ को लेकर होलिस्टिक कोर्सेज हो या पर्यावरण शिक्षा हो, नए विषयों पर किस तरह से फोकस किया गया है? मैंने आपको जैसा बताया स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, उनमें वो सारे कोर्सेज को ऐड किया जा रहा है जिससे कि बच्चा क्रिएटिव हो सके और वो नए फील्ड को जो है तलाश कर सके। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में सारे कोर्सेज जो आ जाते हैं, चाहे वो एआई है या कोई भी किसी भी तरीके का जो सब्जेक्ट है वो उसमें ऐड हो सकता है। बच्चा ऑप्ट कर सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से और उसके टोटल 10 क्रेडिट उसको अर्न करने होंगे। तो 10 क्रेडिट, उसके लिए 2 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट्स वो ऑप्ट कर सकता है पूरे अपने जो है टेन्योर में। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या इसमें ऐसा भी कोई प्रोविजन किया गया है कि जो शिक्षा तंत्र में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की बात है उन पर भी काम निश्चित किया रूप से जब नए कोर्सेज हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, एमडीसी है, तो इनके लिए उसके अनुसार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में समय लगेगा। राज्य सरकार इस पे विचार कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। सारे जो कॉलेजेज हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, तभी ये सारी शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू हो पाएगी। तो अगर नई शिक्षा नीति में अगर हम आम लोगों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इससे जुड़ा हुआ? मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि इससे अच्छी शिक्षा नीति हो नहीं सकती। आप देखिए, पूर्ण विकास, अगर किसी छात्र को पूर्ण विकास जिसे कहते हैं, अपन कहते हैं ना, केवल आपने किताबी ज्ञान ले लिया उससे कुछ नहीं होता। अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए एक पूरा पैकेज होना चाहिए और उसके लिए पूर्ण विकास के लिए सब चीजों की आवश्यकता है। उसमें उसका चरित्र भी होना चाहिए, उसमें स्किल भी होनी चाहिए, उसको किताबी ज्ञान भी होना चाहिए। ये सब का कॉम्बिनेशन होने के बाद ही एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है और उसके लिए मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से उचित हो नहीं सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लचीली है, बहुस्तरीय है, इसके साथ ही साथ बहुआयामी भी है और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। तो श्रोताओं, आपने जाना कि नई शिक्षा नीति 2020 कैसे भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की नींव रख रही है। हम जानते हैं कि किसी भी परिवर्तन में समय लगता है और ये नीति युवाओं को नए अवसर देने, उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने का एक महती प्रयास है। हमारे विशेषज्ञ महोदय प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारे श्रोताओं के साथ ये उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए। श्रोताओं, आपको बता दें, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।